हाय बच्चों। आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज द एसी सर्किट। इसका फुल फॉर्म क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। ओके। अल्टरनेटिंग क्या बोलते हैं हम लोग? करंट बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डन। आप जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, दो टाइप्स करते हैं। एक एसी होता है, दूसरा डीसी होता है। एक एसी होता है, दूसरा क्या होता है? डायरेक्ट करंट। ठीक है। एनर्जी कैन नाइदर डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर सच ए वायर। इलेक्ट्रिसिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। द मेन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस जो है एसी डीसी में, वो क्या है? ये क्या होता है कि एसी डीसी mainly लाई विद इन द डायरेक्शन वेयर द इलेक्ट्रॉन सप्लाइज। इन द डायरेक्ट करंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन सिंगल डायरेक्शन। द इलेक्ट्रॉन डीसी में सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है। मतलब ये पार्ट आपका एसी के लिए हो गया, और ये पार्ट द वेवफॉर्म इज द डीसी। ओके। अल्टरनेटिंग करंट मूवमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज पीरियोडिकली रिवर्स इन डायरेक्शन होता है। जैसे ये हो गया प्लस, फिर ये माइनस, फिर प्लस है माइनस, ऐसे करके होता है। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे ये टर्म आपको देखने को मिल रहा है। आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं? आगे की ओर चलते हैं। आगे चल देखिए, इसका वेवफॉर्म दिया हुआ है, मैंने अभी डिस्कस कर दिया कि वेवफॉर्म एसी और डीसी के लिए अलग अलग है। अब एसी का यूज और डीसी का, इसी का मेनली पर्पस क्या है, कहाँ पे यूज करते हैं? तो होम अप्लीकेंसेस में इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। जैसे कन्वर्टिंग वोल्टेज लेवल, जस्ट यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। मान लीजिए 11 kV है, सब स्टेशन में आ रहा है। यहाँ पे 11 kV से क्या किए हम लोग? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के आइदर 230 वोल्ट या 440 वोल्ट में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर की हेल्प से ही हम लोग उन्हें वोल्टेज लेवल को चेंज किया। ठीक है। तो ये ट्रांसमिट जो कर रहे हैं इसी और लॉन्ग डिस्टेंस में वोल्टेज स्टेप अप, हम लोग क्या करते हैं? स्टेप अप भी कर सकते हैं वोल्टेज को। 11 kV पे जनरेशन होता है पावर प्लांट में, और इसको हम 400 kV तक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से इसको बढ़ा सकते हैं वोल्टेज को। ठीक है। और जनरेटिंग स्टेशन में ये होता है। और स्टेप डाउन एट लो लेवल, जो अभी मैंने बताया जस्ट, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के हम लोग क्या करते हैं? वोल्टेज का लेवल को घटा सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट पर्पसेस है, कमर्शियल है, हाउस होल्ड एप्लीकेशन है। ठीक है। एसी मोटर्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो सिंपल होता है एज कम्पेरिजन टू डीसी मोटर्स। और क्या होता है? मोर इफिशियंट होता है, रोबस्ट कंस्ट्रक्शन होता है इसकी तुलना में, तो डीसी मोटर की तुलना में। ओके। और आगे की ओर चलते हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए ये दिस इज द वेव फॉर्म, पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लेकिन यहाँ पे जो डिस्कस करना है यहाँ पे, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। ठीक है। ये आपका दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट था। ये पॉजिटिव होता है क्रेस्ट, और इसको टॉर्क बोलते हैं। मान लीजिए वोल्टेज या करंट कुछ भी ले सकते हैं, वोल्टेज या करंट का वेव फॉर्म है, और ये ओमेगा टी होता है, दैट इज कॉल्ड थीटा, दिस इज कॉल्ड फेज एंगल। तो क्या बोलते हैं? फेज एंगल हम लोग बोलते हैं। ओके। ये क्या है? जीरो होता है, यहाँ से यहाँ पाई होता है, और पाई से 2 पाई होता है। टोटल जो कंप्लीट साइकिल है वो 360 डिग्री एंगल का होता है। ठीक है। तो जीरो से पाई जो होता है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉजिटिव हाफ साइकिल। क्या? और पाई से 2 पाई जो होता है ये क्या कहलाता है? निगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है। तो ये जो आपका वेवफॉर्म दिया है उसकी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और जीरो से जो 2 पाई होगा ये फुल साइकिल कहलाता है, दैट इज द फुल साइकिल। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा, दिस इज द टोटल टाइम पीरियड होगा। ठीक है। मान लिया यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम पीरियड टी है। ओके। ओमेगा टी आपने देख लिया। ओमेगा जो यहाँ पे है दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, और ओमेगा का वैल्यू जो होता है वो 2 पाई क्या होता है? एफ होता है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। तो ये जो वेवफॉर्म है साइनसोइडल वोल्टेज, मतलब एसी का इधर वोल्टेज और करंट दोनों का सेम ही वेवफॉर्म होगा। और इसका अगर इक्वेशन की बात करें तो इसका इक्वेशन जो होता है वी इक्वल टू क्या होता है? वी एम साइन थीटा, यहाँ पे दिया हुआ है। तो वी इक्वल टू वी एम साइन थीटा है, तो वी जो है ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, और वी एम जो है ये मैक्सिमम वोल्टेज है, और थीटा जो है वो एंगल है, फेज एंगल कराता है। तो ये याद रखिएगा कि मैक्सिमम मतलब वोल्टेज कब होगा, कितने एंगल पे। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जीरो से पाए है, मतलब जीरो से पाए मतलब 180 डिग्री। और बीच में आपको मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ देखने को मिल रहा है, मतलब कहने का मतलब यहाँ थीटा का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री, और रेडियन में लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पाई बाय 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब पाई बाय 2 एंगल पे आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा, मतलब साइन 91 हो जाएगा। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी एम मैक्सिमम वोल्टेज आपको 90 डिग्री एंगल पे देखने को मिलेगा। So this is the voltage equation and very important. Similarly, you can represent I equal to Im sin theta. ठीक है।
ये आप करंट की इक्वेशन के लिए आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। आई क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट होगा। आई एम क्या है, मैक्सिमम करंट होगा। थीटा जो है वो फेज एंगल है आपका। ओके। और भी देखते हैं हम लोग आगे। आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, ये अल्टरनेटिंग साइकिल का आपका कंप्लीट मैंने अभी जस्ट आपको यहाँ पे पूरा डिस्कस कर दिया ऊपर में ही। एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड की बात करें तो यही एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये जो हाइट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट है ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है। इसमें मैंने बता दिया यहाँ से यहाँ तक क्या होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये होता है नेगेटिव हाफ साइकिल। ये पूरा कंप्लीट क्या हो जाता है, फुल साइकिल कहलाता है। ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड, ठीक है, वन हाफ साइकिल हो गया। ये टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल बाय अल्टरनेटिंग करंट। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और टाइम पीरियड तो मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक, टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या होता है, वन बाय एफ हो जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इन वन साइकिल एंड आल्सो कॉल्ड पीक वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ मिल रहा है, यही तो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, दैट इज कॉल्ड वी एम। मैक्सिमम वोल्टेज मतलब यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन का जो हाइट दिख रहा है ये एम्पलीट्यूड आपका कहलाता है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ज होता है, दिस इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, क्या होता है सेकेंड, दैट इज द यूनिट। ओके। आगे भी चलते हैं तो देखते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे कुछ टर्म है पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू, लेकिन आपके सिलेबस में देखिएगा ये सब पहले ही आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू क्या होता है। ठीक है। अभी जो आपको डायरेक्ट यहाँ पे देखना है इसका जो फेजर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। क्या है फेजर रिप्रेजेंटेशन, तो ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये वाला दैट इज कॉल्ड फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये टर्म, ये सिलेबस में आपको लिखा हुआ है ऐसे करके, फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो दिस इज द फेजर डायग्राम साइनसोइडल वेवफॉर्म। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये जो वेव एंड इक्वेशन यहाँ पे दिखाया गया है, द वेवफॉर्म गिव्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेर एज इक्वेशन रिप्रेजेंट द मैथमेटिकल। वेवफॉर्म जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और इक्वेशन जो है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ठीक है। The same alternating quantity can be represented by a line in a definite length, representing the maximum value, rotating in counterclockwise direction at constant velocity. ये ओमेगा रेडियन क्या है पर सेकेंड। Alternating current is a type of electric current that reverses its direction periodically in contrast to direct current, which flow in a single direction. Okay. तो हम लोग देखते हैं फेजर डायग्राम ऑफ साइनसोइडल वेवफॉर्म। ठीक है। ये इसका साइनसोइडल वेवफॉर्म का फेजर डायग्राम देखिए, एंगल दिखाया गया है जीरो में, यहाँ से स्टार्ट किया जीरो, 30, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, और उसके बाद क्या हो गया 360 डिग्री। ओमेगा टी क्या है, यही है फेज एंगल थीटा। ओमेगा टी ही थीटा होता है, दैट इज कॉल्ड फेज एंगल। ओके। ये क्या कहलाता है, फेज एंगल कहलाता है। ओके। और देखिए ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा है ये आपका साइनसोइडल वेवफॉर्म फेजर डायग्राम का है। ठीक है। साइनसोइडल वेवफॉर्म इन टाइम डोमेन के टर्म में ये रोटेटिंग फेजर है, एंगल डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, मान लीजिए जीरो पे एंगल पे तो यहीं पे दिखा रहा है, 30 डिग्री एंगल पे यहाँ पे है, 60 पे यहाँ पे है। ठीक है। देख लीजिए एंगल तो यहाँ खींचिए ऐसे करके, 90 पे मैक्सिमम देगा यहाँ पे, फिर 120 है, 150 है। देखिए जैसे जैसे एंगल इधर बढ़ रहा है तो ये फिर नीचे आ जा रहा है, तो 180 डिग्री पे फिर से जीरो पे आ गया, फिर 210 पे नीचे की ओर चला गया, 240 नीचे, 270 फिर या मैक्सिमम नीचे में सबसे मैक्सिमम यहाँ पे वोल्टेज होगा। इस तरह करके इसका हम फेजर डायग्राम को खींचते हैं। और ये जो है मान लीजिए ए सपोज कर लिया गया है, ठीक है, ए इक्वल टू क्या, एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दिस इज द इक्वेशन। ओके। फाइव इसलिए क्योंकि यहाँ पे एंगल ही आपका फेज एंगल क्या है, वो फाइव है, ओमेगा टी आपका फेज एंगल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या इंडिकेशन किया गया है। देखिए ये वोल्टेज क्या ग्राफ है, ये करंट का ग्राफ।
दोनों साइनसोइडल वेवफॉर्म ये, लेकिन वोल्टेज की इक्वेशन यहाँ पे क्या बने, ये जीरो से, देखिए ये ब्लू लाइन जो है ये वोल्टेज की इक्वेशन, मतलब ऐसे गया फिर ऐसे गया। और जो रेड लाइन कत्थी कलर का लाइन दिख रहा है, मतलब ये वाला लाइन, ये क्या है आपका करंट की इक्वेशन। करंट के लिए वेवफॉर्म हो गया, वोल्टेज के लिए वेवफॉर्म हो गया। ऑब्वियसली यहाँ पे इसका मैक्सिमम वोल्टेज होगा और इसका करंट यहाँ पे होगा मैक्सिमम करंट। ओके, पीक पॉइंट को ही मैक्सिमम बोलते हैं। ये मान लीजिए एंगल क्या है यहाँ पे, फाइव फाइव जो है वो 30 डिग्री, यहाँ पे आपने 30 डिग्री लिया था अभी जस्ट ऊपर में देखा, ठीक है। और ये जो एंगल है ये क्या होगा, 2 पाई यहाँ है प्लस फाइव एंगल आपको जुड़ जाएगा यहाँ। ठीक है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं क्या बनने वाला है। व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या देखने को मिल रहा है, देखिए वी टी इक्वल टू क्या हुआ, वी एम साइन ओमेगा टी हुआ, मतलब वोल्टेज का इक्वेशन सिंपल आप क्या बोल सकते हैं, वी इक्वल टू क्या हो गया, वी एम साइन ओमेगा टी, दैट इज द वोल्टेज इक्वेशन। ठीक है, ग्राफ से आप देख सकते हो। लेकिन ग्राफ कैसा था, ऐसा था कि वोल्टेज के लिए हम लोग खींचे थे, और यहाँ पे क्या था, ये नीचे से ग्राफ ऐसे जा रहा था ऐसे। ठीक है, और ये आपको जो ग्राफ है, ये जीरो से यहाँ जीरो, और ये था पाई, ये क्या था, 2 पाई। लेकिन ये ग्राफ करंट के लिए, ये वोल्टेज के लिए था, और ये करंट के लिए ग्राफ था। तो करंट का देखिए नीचे से ग्राफ जा रहा है, मतलब एंगल जो है वो पाई नीचे, मतलब लैगिंग की ओर है, मतलब इसलिए साइन यहाँ पे क्या है, निगेटिव माइनस पाई। तो वोल्टेज के लिए तो अगर आप समझ गए, वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी हो गया। और लेकिन करंट के लिए जब इक्वेशन लिखते हैं तो ये आई एम तो हुआ ही, लेकिन साइन ओमेगा टी क्या हो गया, -पाई हो गया, क्योंकि नीचे से यहाँ से एंगल बना है करंट के लिए वेवफॉर्म। ठीक है, तो कितना एंगल से, तो फाइव एंगल से, तो इसलिए -पाई लिखा। दिस इज द वोल्टेज इक्वेशन एंड दिस इज द करंट इक्वेशन। ओमेगा टी आप जानेंगे क्या है, फेज एंगल ही है, ठीक है। ओके, आगे चलते बच्चों। तो देखिए यहाँ पे ये फेजर डायग्राम ऑफ साइनसोइडल वेवफॉर्म दिख रहा है। मैंने अभी जस्ट ऊपर ही बता दिया कि एंगल फाइव से एंगल नीचे की ओर, मतलब लैगिंग नेचर हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ है, एंगल क्या होगा आपका, -फाइव लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या होगा, आई एम साइन ओमेगा टी, इसको ब्रेक करके बताया गया है यहाँ पे, तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है यहाँ पे। आफ्टर दैट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज आरएलसी सर्किट, मतलब तीनों सर्किट की एनालिसिस हम लोग देखते हैं, इसका फेजर डायग्राम क्या है। ठीक है, देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रेजिस्टेंस जो है, इसके लिए आप फेजर डायग्राम में खींचोगे तो रेजिस्टेंस का सिंबल तो ये है, दिस इज द आर। ठीक है, इधर से करंट जाएगा तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। इसके लिए फेजर डायग्राम क्या होगा कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में हो, वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज होगा। मतलब इन फेज मतलब क्या है, मतलब यहाँ कोई एंगल नहीं बनेगा, आर इन फेज, मतलब नो एंगल, 0 डिग्री एंगल बनेगा, क्योंकि इस दोनों जब एक ही लाइन में है तो एंगल तो 0 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर रेजिस्टेंस केस। ठीक है, आफ्टर दैट इन द केस ऑफ इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टर अगर होगा तो क्या हो, एल जिसको बोलते हैं, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये करंट हो गया। इंडक्टर केस में फेजर डायग्राम क्या होता है, लैगिंग नेचर होता है, क्या होता है, लैगिंग नेचर, मतलब कौन सी, अगर वोल्टेज को रेफरेंस में लेते हैं, अगर वोल्टेज को रेफरेंस में लेंगे तो करंट जो होगा वो लैग करेगा, कितना एंगल से, 90 डिग्री एंगल, ये जो है 90 डिग्री एंगल से है। तो हम बोल सकते हैं करंट लैग्स विथ रेफरेंस में क्या है, आपका वोल्टेज है, करंट की लैग कर रहा है 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल से, किसके साथ, वोल्टेज के साथ। तो दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर लैगिंग नेचर, मतलब इन द केस ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर का यूनिट क्या, इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक है, ये दो हो गया। तीसरा जो एलिमेंट है वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर जो प्लस माइनस करंट इधर जाएगा तो ऑब्वियसली प्लस होगा माइनस होगा। तो दिस इसमें जो करंट फ्लो होगा, आईसी करंट फ्लो होगा, आईसी को क्या होता है, सी डीवी बाई डी टी होता है। सी मतलब क्या है, कैपेसिटर, डीवी डीवी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज है। कैपेसिटर के केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज ही होता है। बट यहाँ बात हो रही है फेजर डायग्राम की, तो यहाँ अगर वोल्टेज आप रेफरेंस में लेते हो तो करंट यहाँ पे लीड करेगा, दैट इज कॉल्ड लीडिंग नेचर। ठीक है, ये कितना एंगल से है, तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं करंट लीड्स विथ एन एंगल 90 डिग्री विथ रेस्पेक्ट किसके रेफरेंस में, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज है। तो यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, करंट जो हो रहा है यहाँ पे लीडिंग नेचर हो रहा है। ठीक है, करंट यहाँ पे क्या, इंडक्टर केस में क्या होता है, करंट लैग हो रहा है। ठीक है, तो डेट इज द केस। ओके, तो आप इस वेव फॉर्म से भी देख सकते हो, यहाँ पे वोल्टेज का मान लीजिए ग्राफ वोल्टेज का है, ये है करंट का, इन फेज है। रेजिस्टेंस केस में तो सेम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में अगर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे साइनसोइडल तो ये करंट यहाँ जाएगा, तो ये प्लस माइनस
ठीक है, तो इसके अनुसार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए वोल्टेज ये हो गया, करंट ये इन फेज जा रहा है, मतलब फेज में चेंजिंग नहीं हो रहा है, जहां से ये गया वो सेम सेम फेज में यहाँ भी जा रहा है, ये पाई से जा रहा है वोल्टेज, तो करंट भी पाई से जा रहा है, पाई पे आया फिर ये टू पाई पे आया। ठीक है, दोनों का क्या इन फेज है, मतलब एंगल इन सेम फेज। ठीक है, दैट इज द वेवफॉर्म फॉर इन द केस ऑफ रजिस्टिव लोड। ठीक है, और V इक्वल टू यू नो वी एम साइन ओमेगा टी होता है, I इक्वल टू क्या होता है, करंट का इक्वेशन है, ये वोल्टेज का इक्वेशन है, ये करंट का इक्वेशन है, किस केस में, साइनसोइडल केस में। ठीक है, और दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे, इस दोनों को वोल्टेज करंट को, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिखने मिलेगा। ठीक है, जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ेगा, तो P इक्वल टू वी एक्स बी मैक्स आई मैक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, फिर इसका भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे की ओर चलते हैं, तो हम लोग देखते हैं आपको जो सिलेबस के अनुसार दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है कि रजिस्ट्री आरएल सर्किट, आरसी सर्किट और आरएलसी सर्किट, तीन चीज दिया गया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग आरएल सर्किट के बारे में डिस्कस, जो सिलेबस में आपका लिखा हुआ है। ठीक है, आरएल सीरीज सर्किट क्या है, आर एल नाम से क्लियर, रजिस्टर और इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड, मतलब रजिस्टर हो गया और ये इंडक्टर हो गया, इसको हम सीरीज में कनेक्ट करके एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज सोर्स है V, यही है क्या, V को क्या हुआ, Vm साइन ओमेगा टी, जो साइनसोइडल वोल्टेज आ रहा है, तो यहाँ से जब वोल्टेज अप्लाई कीजिएगा तो करंट यहाँ से जाएगा, तो करंट जाएगा तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, फिर ये प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा, ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया इंडक्टेंस। ओके, तो यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ देखिए साफ लिखा हुआ है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वी आर है, और एल के क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप वी एल है, और टोटल वोल्टेज नेट वोल्टेज यहाँ पे क्या है, वी है। तो वी इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, वी इक्वल टू वी आर प्लस वी एल लिखिएगा, सिंपल सा बात है कि टोटल वोल्टेज अगर ब्रेक हुआ है तो वी सम ऑफ द वोल्टेज वो क्या होगा, वी आर प्लस वी एल बराबर वी होगा। और यहाँ पे साइनसोइडल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि एसी है। ठीक है, तो वी आर क्या था, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, वी एल क्या था, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, एंड वी था टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। अब फेजर डायग्राम है, देखेंगे आरएल सीरीज सर्किट का जो फेजर डायग्राम है वो क्या है। तो आरएल सीरीज सर्किट बोला मैंने, पैरेलल भी सर्किट होता है, बट अभी हम लोग सीरीज सर्किट की डिस्कशन कर रहे हैं, रजिस्टर और इंडक्टर जो है सीरीज में कनेक्टेड थे। ठीक है, इसका जब ग्राफ चाहिए तो ग्राफ क्या देखने को मिल रहा है कि वी आर वी एल, तो वी आर तो ये रही, ये इन फेज होता है, करंट और रेजिस्टेंस जो है, करंट और वोल्टेज इन फेज होता है, देखिए सब रजिस्टिव, आर के लिए हो गया एल, एल मतलब इंडक्टर, एल मतलब क्या है, इंडक्टर। तो यहाँ पे देखिए जो ग्राफ खींचा गया है कि ये एंगल फाइ से इसके बीच में ग्राफ बन रहा है, वी आर वी एल, वी आर और इसके बीच। ठीक है, कितना एंगल, तो फाइव एंगल। यहाँ पे देखिए करंट को जब रेफरेंस ली, मैंने क्या बताया था इंडक्टर की केस में, क्या बताया था कि वोल्टेज जब रेफरेंस लेंगे तो करंट लैग नीचे की हो जाएगा, लेकिन उल्टा अगर कर दो, अगर करंट को अगर रेफरेंस में लोगे तो वोल्टेज ऊपर की ओर दिखाना होगा, मतलब करंट ही रेफरेंस में लिए तो वोल्टेज ऊपर दिखाना होगा, तो वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है। करंट को रेफरेंस में लिया गया है तो वोल्टेज ऊपर हम दिखा रहे हैं, मतलब ये ऊपर इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाओ या फिर ये डायग्राम, बोथ आर सेम। ठीक है, ये विथ रेफरेंस टू ले रहे हैं, तो वोल्टेज रेफरेंस रहे तो करंट नीचे की ओर दिख रहा है, और करंट जब रेफरेंस रहे तो वोल्टेज ऊपर की ओर दिख रहा है। तो ये जो वोल्टेज वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर है, और ये जो वोल्टेज वोल्टेज क्रॉस रजिस्टर है। अब दोनों का सम जब करेंगे, एडिशन करेंगे, टोटल वोल्टेज, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी एल और इधर से क्या था, वी आर। ठीक है, देखिए फिगर से पता चलेगा। अब देखिए इसका अगर कैलकुलेशन करें, क्योंकि एग्जाम में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही आता है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा था ये वाला फिगर, तो इसमें देखने को क्या मिला, वी आर जो था वो आई आर, और वी एल जो है वो क्या है, आई इंटू आर है, और वी एल क्या है, इंटू एक्सएल है। और ठीक है, तो दो ही टर्म था वी आर और वी एल का, मेरा केस है, तो टोटल वी इक्वल टू क्या लिखिएगा,
इसके अनुसार फिगर से क्या निकलेगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज। ठीक है। तो वी आर क्या था, तो ये था आई आर का होल स्क्वायर हो गया, और वी एल क्या था, सीधा एक्सएल का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे जब कॉमन वन पार्ट करेंगे तो आई बाहर निकल जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो ये हो गया वी। तो वी इक्वल टू क्या हो गया, आई इंटू जेड। वी इक्वल टू क्या हो गया, आई इंटू जेड। टोटल वोल्टेज इक्वल टू करेंट इंटू क्या आ जाएगा, इम्पीडेंस। ओके। तो यही चीज देखिए यहाँ पे, ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, इक्वल टू आई जेड। तो जेड जो था ये इम्पीडेंस था, और जेड इक्वल टू क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके। एक मिनट एक मिनट। चला रही मशीन। हाँ बेटा, बेटा क्या बोल, वहां नहीं जाऊंगा, मशीन चला रही हवा लग रही थी, उठा दी। ठीक है, ठीक है। अरे ठीक है, ठीक है। हो गया जी। हो गया ना। कैसे छोड़ोगे बेटा, और थोड़ा कटिया देते हैं। देखिए, यहाँ पे जेड इक्वल क्या था, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है। तो जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस क्या हो गया, एक्सएल स्क्वायर हो गया। तो आर रेजिस्टेंस है, एक्सएल रिएक्टेंस है। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल होता है। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, ये एल हो गया। एल इंडक्टेंस है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर उस सर्किट, हम लोग जो ऐसा सर्किट बनाए थे, यहाँ वी आर था, यहाँ क्या था, वी एल था, और इसको हम जो ऐड कर देते रिजल्टेंट मिल रहा था हम लोगों को। ठीक है। और यहाँ एंगल क्या था आपका, फाइव। ठीक है। तो टेन फाइव रहा तब क्या लिखिएगा, और समकोण त्रिभुज से निकालिएगा तो टेन फाइव का क्या हो जाएगा, बी एल बटा क्या हो जाएगा, पी बाई बी परपेंडिकुलर बटा बेस, तो बी एल बाई क्या हो गया, वी आर हो गया। ओके। क्लियर हो गया डायग्राम से। अब यही, अगर आपको फाइंड आउट करना है परफेक्ट एंगल कितना होगा, मतलब टेन फाइव जो आया है, कितना आया है, वी एल बटा वी आर आया है, तो फाइव रहा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, वी एल बाई वी आर। ठीक है। तो ये टेन फाइव जो है ये परफेक्ट मतलब एंगल है यहाँ। ठीक है। तो पावर इन आरएलसी सर्किट इन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट इज गिवन बाय दिस। तो यही इक्वेशन है, इसी को पावर के फॉर्म में लिख दिया गया है। और वोल्टेज का इक्वेशन पता है आपको, करंट का इक्वेशन पता है। ठीक है। तो ये जो ये क्या था, वी इक्वल टू क्या था, वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है। और करंट का इक्वेशन जो था वो क्या था आपका, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव साइन ओमेगा टी क्या था, माइनस फाइव था, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट नीचे लैगिंग हो रहा था,
और पावर जब निकलेगा पी इक्वल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इंटू करंट। वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है। और करंट का इक्वेशन क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी, और माइनस क्या हो गया फाइव। ठीक है, दोनों का वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसको देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब दोनों का वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो वी एम आई एम हो गया, और यहाँ क्या किया, टू से डिवीजन करके यहाँ से टू से मल्टीप्लाई किया, मतलब दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये तो ऑलरेडी पहले से साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे देखिए वी एम बाई रूट टू लिख दिए, ये टू को जो हम तोड़ दिए, वी एम बाई रूट टू आई एम बाई रूट टू। और ये जो यहाँ से यहाँ तक था, इसको हम साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्म में तोड़ दें, कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला कॉस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। जब कॉस सी माइनस कॉस डी पे जाइएगा तो आपको यही वैल्यू मिलेगा जब कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया पी इक्वल टू वी एम आई एम बाई रूट टू तो है कॉस फाइव। आप सेपरेट मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेपरेट कर दिए यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से दो फैक्टर निकल गया। तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज गिवन बाय द इक्वेशन। तो पी एवरेज पावर वी एम बाई आई एम बाई क्या है, रूट टू इंटू रूट टू कॉस फाइव, यहाँ से यहाँ तक एवरेज पावर है, और दूसरा पार्ट क्या है, एवरेज पावर कितना है। ठीक है, तो देखिए आगे क्या मिलने वाला है, यहाँ तक तुम लोग फाइंड आउट कर ली। तो दिस इज द एवरेज पावर, पावर के लिए आपका वैल्यू आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका पावर का वैल्यू आ गया फॉर आर एल सीरीज सर्किट की केस। ओके, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट में आरसी सर्किट करेंगे, इसका वेव फॉर्म भी देखेंगे, और फिर आर एल सी सीरीज सर्किट करेंगे, और आगे का सिलेबस को बढ़ाएंगे।